दोस्तों इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड पहले तो ये समझेंगे कि ये होते क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा कि जी मान लो अगर आपको अपने पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिर लाइव करके दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये लाइव समझने से पहले सबसे पहले हमें स्क्रीन पे चलना होगा और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जी कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि आज की डेट में अगर मान लो किसी के पास कुछ भी पैसा इकट्ठा होता है, मान लो अगर किसी के पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस 50,000 रुपए को बैंक में जाएंगे और एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कर देंगे। लेकिन बैंक में एक एफडी ओपन करने का नुकसान यह है कि एफडी के ऊपर आज की डेट में 6%, 6.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि ये पैसा जब ग्रो करता है तो ये पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो ओवरऑल एफडी कराने का नुकसान है क्योंकि हमारे को कुछ खास रिटर्न मिलता नहीं है। दूसरी तरफ काफी लोग क्या कहते हैं कि एफडी क्यों करानी है, आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालो, आप अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करो या फिर उस पैसे से स्टॉक्स परचेज करो। यानी अब लोग कहते हैं कि मान लो आप एक एसआईपी शुरू करते हो, ठीक है जी, और एसआईपी के जब आपको कैलकुलेटर्स करके दिखाते हैं लोग तो लोग कहेंगे देखो आपका पैसा जो है 12% से बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस पैसे की कोई गारंटी थोड़ी है। आपने कह दिया भी 12% से बढ़ रहा है, 15 से बढ़ रहा है, भाई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मेरा पैसा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स भी आ जाए। कहने का मतलब ठीक है म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न मिलते हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। फिर सवाल आता है कि फिर बीच का रास्ता बताओ भी, जहां मेरे को एफडी से ज्यादा ब्याज भी मिल जाए और म्यूचुअल फंड जैसा रिस्क भी ना जुड़ाओ। तो फिर दो ऑप्शन निकल के आते हैं भाई, या तो आप अपने पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो या फिर अपने पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करो। अब सवाल आता है कि ये होते क्या है। बिल्कुल आप बने रहना इस वीडियो में, इतना क्लियर कर दूंगा टॉपिक। पहले थोड़ा समझते हैं फिर अप्लाई इन द सेंस कि आपको खरीद के भी दिखाऊंगा कैसे खरीदते हैं। आपका एकदम नॉलेज जो है ना वो बहुत एनहांस होने वाला है, ठीक है। देखो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड को समझने से पहले एक चीज समझो भी, म्यूचुअल फंड जो होता है वो कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देखो मान लो आप एक एसआईपी शुरू करते हो, ठीक है जी, एसआईपी शुरू करी, आपने बोला कि मैं हर महीने 1,000 रुपया इस एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है जी। ये आपने कोई भी एक म्यूचुअल फंड पकड़ लिया और उसमें आपने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। उस म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होगा, ये एक इंसान है, ठीक है जी। ये फंड मैनेजर क्या करेगा, देखो अब एक तो मान लो 1,000 रुपए आप हर महीने इसको दे रहे हो, आपके जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे, कोई 1,000 रुपए की एसआईपी चला के बैठा है, कोई 500 रुपए की चला के बैठा है, कोई 5,000 की चला के बैठा है, कोई 10,000 की। तो ऐसे करके इसके पास हर महीने हम मान के चलते हैं कि जी 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये फंड मैनेजर क्या करेगा, इस पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा, यानी 30-40 अलग अलग कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, ताकि भी कल को एक कंपनी डूब जाए तो आपका सारा पैसा ना डूबे। यही काम है म्यूचुअल फंड का। अच्छा अब कल को म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, मान लो कल को ये कंपनियां जो कंपनी है ये अच्छा परफॉर्म करती हैं तो हमारी 1,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ के 1,200 रुपए भी हो सकते हैं, भाई जो नेट एसेट वैल्यू मिलती है। कहने का मतलब जो भी मेरा पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, कल को अगर ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, कल को ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मेरा पैसा नेगेटिव भी जा सकता है। सिंपल सी चीज है भाई, हम छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं इन कंपनीज के अंदर। भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पैसा ही बढ़ेगा। कुछ ऐसे काम करता है म्यूचुअल फंड, इसलिए यहां पे थोड़ा बहुत रिस्क जुड़ा रहता है। लेकिन अब सवाल आता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और आपके गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे काम करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है जी, और इधर लिख देते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर हम एक हिस्सेदारी खरीदते हैं कंपनी की, ठीक है जी, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर वही कंपनियां हैं, मान लो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस अपना मान के चलो एक बॉन्ड इशू करती है, ठीक है जी, और इस बॉन्ड के अंदर रिलायंस कहती है कि आप 2 सालों के लिए पैसा हमारे को दो, बदले में हम आपको 8% का रिटर्न देंगे, ठीक है। जो ये बॉन्ड होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट यानी ये जो कंपनियां हैं ये बॉन्ड इशू करती हैं। बॉन्ड इशू का मतलब ये है अब कल को रिलायंस चाहे अच्छा परफॉर्म करे, चाहे कल को रिलायंस बेकार परफॉर्म करे, रिलायंस ने यह कह दिया 2 साल के लिए आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करो, आपको 8% का हम रिटर्न देंगे ही देंगे। बॉन्ड्स जो होते हैं ना उसमें कंपनी उधार मांगती है,
और जो म्यूचुअल फंड में हम कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम एक हिस्सेदारी खरीदते हैं कंपनी की। जब उस कंपनी की हल्की सी, चाहे मैंने 0.0001% हिस्सेदारी खरीदी हो, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, बेकार परफॉर्म करेगी तो घटेगा। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर हम कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं। किस कंडीशन पे? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी बोल रही है उसी कंडीशन पे। सवाल यह आता है कि एफडी पे मान लो आज 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, रिलायंस बॉन्ड इशू करती है, पैसा उधार मांगती है, बोलती है हम 8% का ब्याज देंगे, बट कुछ ज्यादा फर्क तो आया नहीं। फर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि रिलायंस, टाटा, ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनका डूबने का चांस बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो कंपनीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर करती है। मैंने अभी, चलो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, एक मेरे को बस एग्जांपल याद आ रहा है, एक ना क्रेजी बी करके कंपनी है, ठीक है। क्रेजी बी क्या है? ये जैसे क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है ना, उसकी पेरेंट कंपनी है। तो ये क्या करते हैं, एक तो बैंकों से तो पैसा उधार लेते हैं, फिर आगे पैसा लोन की फॉर्म में बांटते हैं, फिर बॉन्ड भी इशू करते हैं। अब ये कंपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है रिलायंस जैसी, टाटा जैसी, तो इनके जो बॉन्ड्स हैं उस पर शायद ये 11.5% का इंटरेस्ट देते हैं। कहने का मेरा बस मतलब ये है कि कंपनी जितनी हल्की होगी, छोटी कंपनी होगी, वो ज्यादा ब्याज ऑफर करेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। समझ के बात को? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक तरह से कॉर्पोरेट कंपनियां इशू करती हैं। मान लो कोई कंपनी कहेगी हम 8% ब्याज देंगे, कोई 9% कहेगी, कोई 15% भी कहेगी। 15% वाली कंपनी थोड़ी रिस्की कंपनी है, समझ के बात को, तभी तो ज्यादा ब्याज ऑफर कर रही है। तो ये चीज आपको चेक करनी है। एक चीज और है, मैं आपको अप्लाई करके जब दिखाऊंगा ना कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, मतलब हम कुछ सजेशन नहीं दे रहे, बस मेरी कोशिश ये कि आप समझो कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड ये होते हैं कि मान लो जैसे समझो स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बॉन्ड इशू किया और ये बोल के इशू किया कि जी हम 8% का इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड आया, वो कहता है जी हम जो है 7.5% का इंटरेस्ट देंगे। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का आया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आया, ऐसे करके स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है और ये बोलती है कि हमारे बॉन्ड्स खरीदो, हम आपको जो है इतना इतना ब्याज देंगे। अब जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है इसमें थोड़ा और समझने की जरूरत है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे लिखे होते हैं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड है, उस पे लिखा रहेगा 7.5% का जो है इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और उस पे लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस पे लिखा होगा मान लो 2046, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आज ऐसा बॉन्ड लिखा होता है, ऐसा दिखता है बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आज साल 2026 चल रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये 20 सालों के लिए भारत सरकार ने इशू किया, ठीक है। इस बॉन्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो अगले 20 सालों तक इंटरेस्ट अब डिपेंड करता है, कई कई बॉन्ड में लिखा होता है मंथली, कई कई में लिखा होता है क्वार्टरली, कई कई में लिखा होता है ईयरली, ठीक है। मान लो आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अगर तो इंटरेस्ट रेट मंथली लिखा हुआ है तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए के ऊपर 7.5% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो मिलता रहेगा। अगर क्वार्टरली लिखा हुआ है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने में जितना ब्याज मिलेगा फिर वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। और अगर ईयरली आपने लिया है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 7.5% के हिसाब से जितना सालाना ब्याज बनेगा वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये, अच्छा मान लो अगर आप मंथली लेते हो और आपने ये बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, समझना थोड़ा सा ये हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। 1 लाख रुपए का आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 7.5% का ये बॉन्ड इशू किया साल 2046 तक के लिए। आपने मंथली ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसा जो है क्रेडिट होता रहेगा, जो ब्याज होगा, ठीक है जी। फिर साल 2046 आ गया, उसके बाद भी ब्याज तो आपको हर महीने मिलता रहा, और साल 2046 आ गया तो आपको 1 लाख रुपया वापिस भारत सरकार लौटा देगी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक सवाल आता है कि यार मैं साल 2046 तक के लिए खरीद लूं, अच्छा कुछ कुछ तो साल 2066 तक के लिए भी आते हैं, भाई 40-40 साल के भी आते हैं। सवाल आता है कि भाई कोई अगर मान लो इसमें 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, तो क्या उसका पैसा 20 सालों के लिए ब्लॉक हो गया क्या? नहीं। देखो मान लो अगर किसी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, भाई हर महीने उसको 50 लाख के ऊपर ब्याज आ रहा है। अब कल को वो एग्जिट करना चाहता है, ठीक है, वो कहता है मार्केट से मेरे को एग्जिट करना है। अब सवाल आता है क्या उसको पूरा 50 लाख रुपए वापस मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ब्याज तो उसको हर महीने मिल ही रहा है, 50 लाख रुपए पड़ा है ना। और मान लो उसने 2026 में शुरू किया और 2028 आते आते वो कहता है कि ये मेरा जो 50 लाख रुपए मेरे को वापस दो। इन 2 सालों में ब्याज तो उसको हर महीने मिल रहा था। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लो
26 में आपने पैसा इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5%। अब 2046 तक के लिए ये बॉन्ड था और 2028 में अब आप कहते हो कि मेरे को यहां से एग्जिट करना है। अब सवाल आता है कि 2028 में भारत सरकार जो नए बॉन्ड्स इशू कर रही है वो किस ब्याज पे इशू कर रही है। मान लो अगर उस टाइम पे नए बॉन्ड्स 8% पे इशू कर रही है भारत सरकार, भाई साल 2028 में भारत सरकार ये कहती है कि हम लेट अस सपोज 20 ईयर्स के यानी 2048 तक के बॉन्ड इशू करते हैं 8% पे, और आपने बॉन्ड खरीद रखा है 7.5% पे साल 2046 तक के लिए। अब आप इसको बेचने निकले हो तो जो खरीदने वाला दूसरा बंदा है वो क्या कहेगा, भाई मैं ये वाला बॉन्ड क्यों खरीदूं, मैं तो ये वाला बॉन्ड खरीदूंगा, इसमें मेरे को 8% का ब्याज मिल रहा है। तो फिर उस टाइम पे मान लो आपका पैसा 50 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, तो इसको 50 लाख नहीं मिलेगा, ये इसके साथ एडजस्ट होकर के, भाई नए बॉन्ड किस रेट पे इशू हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट होकर आपको थोड़ा पैसा 46 लाख भी मिल सकता है, 47 लाख भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने 7.5% पे, ठीक है जी, साल 2040 तक के लिए बॉन्ड खरीदा और 2026 में खरीदा, अब आप 2028 में इसको बेचने निकलते हो, उस टाइम पे ब्याज दरें कम हो गई और नए जो बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो मान लो 7% पे इशू हो रहे हैं और आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अब आप इसको बेचने निकलते हो तो नए बॉन्ड तो इशू हो रहे हैं 7% पे, आपने बॉन्ड खरीद रखा है 7.5% पे, तो आपके वाले बॉन्ड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आप कहते हो मेरे को इसको बेचना है, 50 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड था, कोई भी आपको 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से काम करते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को जब हम पैसा उधार देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर तो मैं 1 साल से कम समय के लिए गवर्नमेंट को पैसा उधार देता हूं तो उसे बोला जाता है टी बिल यानी ट्रेजरी बिल्स। अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा उधार दे रहा हूं तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक। समझ के बात को जैसे मान लो ये हम देख रहे थे ना, साल 2046 तक के लिए 8% ब्याज पे बॉन्ड इशू हो गया, ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जाता है। अब एक चीज और है सॉरी, अगर तो दोनों तरफ लेके चलते हैं, एक तरफ लिखते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड और एक तरफ लिखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या चीजें होती हैं, एक होता है स्टॉक। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, भी आप रिलायंस का स्टॉक खरीदने चले गए, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया, टाटा का स्टॉक खरीद लिया, मान लो आपने रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया, आपने उसमें 1 लाख रुपए डाल लिया, तो सारी निर्भरता रिलायंस के ऊपर आ गई कि कल को रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपका 1 लाख रुपया हो सकता है 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, है ना। और ऐसे ही कल को रिलायंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका पैसा घट भी सकता है। सेम ऐसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर भी होता है कि मान लो आपने रिलायंस ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया 8% पे, बस इसके अंदर यह है कि 8% मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये कंपनी भाग ना जाए। तो रिलायंस बड़ी कंपनी है, नहीं भागेगी, ये चीज हमें पता है, तो यहां 8%। लेकिन मान लो आपने किसी हल्की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि कोई भी XYZ, ये नई कंपनी है, ये बॉन्ड इशू कर रही है 15% पे, आपने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मान लो आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन यहां थोड़ा बहुत रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर तो ये कंपनी बोलती है 1 साल के लिए पैसा दो, हम आपको 15% इंटरेस्ट देंगे, 1 साल तक की कंपनी चलती रही तो आपको 15% का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन मान लो बीच में ये कंपनी भाग गई तो ये पैसा डूब भी सकता है। तो हमारी पूरी निर्भरता एक कंपनी के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। हालांकि इतना रिस्क नहीं है क्योंकि ये जो है एक तरह से डेट फंड्स है, समझ के बात को, कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का बॉन्ड खरीद रहे हो, तो यहां पे ये मान लो प्रॉमिस कर रहे हैं भी 8% का रिटर्न देंगे, तो आपकी पूरी निर्भरता गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ऊपर आगे खड़ी होगी। हालांकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप, एक तो हो गया कि डायरेक्ट कंपनी में, एक ही कंपनी में पैसा आप इन्वेस्ट कर दो कि भाई मान लो रिलायंस में कर दिया या ये XYZ के अंदर कर दिया, या गवर्नमेंट बॉन्ड में सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि इसको म्यूचुअल फंड की तरह ही लेके चलो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है, और जब हम इस तरीके से आते हैं डेट फंड में तो इनको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। समझ गए। इक्विटी के अंदर जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपका फंड मैनेजर, ठीक है जी, अलग अलग 20-30 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगा, समझ के बात को, उन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगा। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में आते हो और उसमें आप कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले सेक्शन में आते हो तो इसमें भी आप एक SIP शुरू कर सकते हो और जो पैसा आपके फंड मैनेजर के पास इकट्ठा होगा उसमें कुछ पैसा मान लो वो XYZ जो ये नई कंपनी है इसके कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा,
कुछ पैसा वो रिलायंस के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा, कुछ पैसा किसी के खरीदेगा, कुछ सरकारी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा, मतलब अलग अलग कंपनीज के सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदेगा। इक्विटी के अंदर वो हिस्सेदारी खरीद रहा था, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो पैसा ग्रो करेगा, बेकार करेगी तो पैसा घटेगा। इसके अंदर वो हिस्सेदारी नहीं खरीद रहा, इसके अंदर वो एक प्रॉमिस ले रहा है कि XYZ प्रॉमिस कर रही है हम 15% का रिटर्न देंगे, ये फिक्स्ड है, कंपनी चली तो 15% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है भाई हम 8% का देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं भाई हम 7.8% का देंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है भाई हम 8% का देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कोई दूसरी रिलायंस है वो कह रही है हम जी 8.5% का देंगे, टाटा में डाला वो कह रहे हैं 8% देंगे। तो ऐसे करके कुछ एक रिस्की कंपनियों में भी पैसा डाल दिया, कुछ एक बिल्कुल रिस्की कंपनी नहीं है उसमें डाल दिया, फिर गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है वो तो बिल्कुल रिस्की नहीं है। कहने का मतलब पैसा भी मेरा डेट फंड्स के अंदर चला गया, समझ गए बात को, और पैसा मेरा डाइवर्सिफाई भी हो गया। तो इस तरीके से जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो पैसा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम अप्लाई करके समझते हैं कि अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर अभी तक ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी और कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं आपको समझाता हूं लाइव करके कि कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी भी एप्लीकेशन का यूज करो। मैं एक बार आपको अपस्टॉक्स यूज करके दिखा रहा हूं, कई बार मैं एग्जांपल एंजल वन का भी ले लेता हूं। ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मतलब आप किसी को मर्जी यूज करो, ठीक है ना। और पूरी वीडियो में जो भी हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, भी आप समझ सको, कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है अभी आप इसमें इन्वेस्ट करो या उसमें इन्वेस्ट करो, बस आप सीख सको, वही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, सबसे पहले दो ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताए, या तो आप मोर वाले सेक्शन में जाओ और ऊपर जो ये बॉन्ड्स वाला सेक्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर दो। ये एनसीडी जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है जी, इनको आप म्यूचुअल फंड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर मान लो अगर आप आते हो और लेट अस सपोज जैसे मैंने आपको बताया था ना ये क्रेजी बी, ठीक है, इस पे इन्वेस्ट करते हो तो ये हल्की कंपनी है, रिस्क जुड़ा हुआ है, तो यहां पे ज्यादा ब्याज दे रही है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये एक सेकेंड, हाँ, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये पीएसयू है, सरकारी कंपनियां, तो यहां पे इसको पता है कि ये डूबने वाली नहीं है, इसलिए ये ब्याज जो है 7.05% दे रही है। अच्छा, एक चीज मान लो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो इसकी अलग अलग सीरीज आ गई, देखो जैसे सीरीज 4 एनुअल, जैसे सीरीज 4 एनुअल भी जब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कह रहा है कौन सी सीरीज में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे सीरीज 4 7.05% का इंटरेस्ट दे रही है, ये आपको समझ आ गया। 180 महीनों के लिए इश्यू कर रही है, यानी कितना हो गया, 15 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ब्रेक कभी भी कर सकते हो, जब ब्रेक करोगे तब देखना पड़ेगा उस टाइम नए जो ये लोट इश्यू कर रहे हैं उस पर क्या ब्याज है, समझ गए बात को, वो मैं आपको सब समझा चुका हूं। नीचे लिखा हुआ एनुअल, एनुअल का मतलब यह है कि 7.05% के हिसाब से मान लो आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो जो ब्याज है वो आपको एनुअली मिलेगा, ठीक है। और जो मैच्योरिटी जब हो जाएगी, 15 साल पूरे हो जाएंगे, तब आपका 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। एग्जिट कभी भी कर सकते हो, समझ गए। दूसरा सीरीज 5 क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव के अंदर यह है कि आपको जो ब्याज है वो हर महीने मिलता रहेगा। फिर सीरीज 2 एनुअल, इसके अंदर भी जो आपको ब्याज है वो साल में एक बार मिलेगा। ऐसी सीरीज 1 एनुअल, इसके अंदर भी जो ब्याज है वो आपको हर साल एक बार मिलेगा। अच्छा, फिर सीरीज 2 के अंदर ब्याज 7% और सीरीज 1 के अंदर ब्याज 6.85% क्यों हो गया? देखो क्योंकि सीरीज 2 120 महीनों के लिए ही है और सीरीज 1 जो है सिर्फ 60 महीनों के लिए ही है, तो टाइम कम हो गया इसलिए ब्याज कम हो गया। अब मान लो अगर मैं जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं फिर कंटिन्यू करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसी के बगल में लिखा हुआ है जीसेक, यानी अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करना है तो ऐसे ही वहां पे एक गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट, मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो या फिर ट्रेजरी बिल में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको कर रहा हूं एक बार बैक, ठीक है, और नीचे मैं आ जाता हूं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में नीचे आओगे ना तो व्यू ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर दो। पहला क्या दिख रहा है? इक्विटी। इक्विटी के अंदर जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, है ना, ये चलो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इक्विटी के अंदर क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, आपका फंड मैनेजर मार्केट में एक हिस्सेदारी खरीद रहा है, सिंपल सी चीज है भी। लार्ज कैप अगर फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपका फंड मैनेजर भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करेगा, टॉप 100 कंपनीज। मिड कैप में इन्वेस्ट करता है तो आपके पैसे को 100 से लेके जिनकी रैंकिंग 250 तक है उन कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करेगा।
स्मॉल कैप कंपनीज होगी कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं 250 से नीचे, उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जहां भी इन्वेस्ट करेगा वो उन कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदेगा। कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका पैसा घटेगा। लेकिन आप इसके साथ वाले सेक्शन में आ जाओ, फिक्स्ड इनकम वाले के अंदर। ये फिक्स्ड इनकम लिखते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन है जैसे मान लो एंजल वन वगैरह, वो इसको डेट फंड्स लिख देते हैं। तो कुछ भी एक ही बात है। फिक्स्ड इनकम इसलिए लिखते हैं कि आप इस बार पैसा तो वही कॉर्पोरेट कंपनीज को दे रहे हो, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक चीज और आती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, आप पैसा गवर्नमेंट को भी उधार दे रहे हो। लेकिन उन कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट कंपनी को तो पैसा दे रहे हो, लेकिन उन कंपनी को पैसा उधार दे रहे हो, उसकी हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे। अगर उस कंपनी ने बोला 8% ब्याज देंगे तो 8% ही देंगे, चाहे कल को वो कंपनी ऊपर जाए चाहे कंपनी नीचे आए, डजेंट मैटर, ठीक है। हम हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे, हम पैसा उधार दे रहे हैं, समझ गए। अब इसके अंदर ये जो डेट म्यूचुअल फंड है ना, ये भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट। इन डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर ये आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये देख सकते हो, या एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। वहां से आप ये सीख लेना अच्छे से कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और नहीं तो सर्च करके भी देख लेना चैनल पे जाके, डेट म्यूचुअल फंड एक्सो एक्सिस एजुकेशन लिख के सर्च कर लेना। प्रॉपर वीडियो बना रखा है अगर आपको नॉलेज लेना है तो। खैर, इसका हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं अब इस कॉर्पोरेट बॉन्ड पे क्लिक करता हूं तो ये बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड है। अब ये एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इसका जो फंड मैनेजर होगा वो मेरा पैसा अलग अलग कंपनीज को उधार देगा, उसकी हिस्सेदारी नहीं खरीदेगा। किस किस कंपनी को पैसा उधार दे रहा है वो देखने के लिए मान लो आप इसको नीचे की तरफ आओ, ठीक है। एक सेकेंड, कहां पे दिखता है वो, ये रहा। हाँ, ये दिखेगा आपको व्हाट्स इन दिस फंड, ठीक है। व्हाट्स इन दिस फंड में आप यहां पे सेक्टर्स में जा सकते हो। सेक्टर्स में जाके ये देख सकते हो कि आपने मान लो 1000 रुपए की SIP शुरू करी तो उसका 66% पैसा हर महीने, जैसे 664 रुपया, वो कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार देने में जाएगा। 27.5% जो पैसा है वो सरकार को उधार देने में जाएगा। बाकी कैश की फॉर्म में 6% पैसा रखा है, भाई कल को कोई कहता है भाई मेरा पैसा वापस दो, मेरे को बंद करनी है SIP, तो इसलिए वो बैकअप के लिए रखते हैं, ठीक है। किन किन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया वो होल्डिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। जैसे देखो, पहला किस में इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट स्टॉक 2033, 7.18% पैसा, सॉरी 7.18% इंटरेस्ट दे रही है, और गवर्नमेंट स्टॉक है 2033 तक इसकी मैच्योरिटी है, इसमें 6.34% पैसा इन्वेस्टेड है। ऐसे ही गवर्नमेंट स्टॉक 2034 6.79% पैसा दे रहा है, इसमें 3.53% पैसा इन्वेस्टेड है। नाबार्ड, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो होता है ये, ठीक है, इसमें 2.63 पैसा इन्वेस्टेड है। तो ऐसे अब देखो सरकारी के अंदर भी इन्वेस्टेड है। बाकी देखो जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये प्राइवेट NBFC आ गई, तो इसके अंदर भी कुछ पैसा इन्वेस्टेड है। यानी पैसे को बाइफरकेट कर दिया। सिर्फ बजाज में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं, मान लो बजाज हाउसिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन है तो NBFC। अगर मैं सिर्फ बजाज का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता तो मेरी पूरी हिस्सेदारी सिर्फ बजाज के ऊपर निर्भर हो गई, समझ गए। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड खरीदता हूं, है ना, जिसको डेट फंड बोलते हैं, तो वहां पे मेरे लिए फायदा हो जाता है कि मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। कुछ पैसा सरकार को चला गया, कुछ PSUs को चला जाएगा, है ना, जो सरकारी कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों को चला जाएगा, कुछ एक रिस्की कंपनियों में भी पैसा डाल देंगे ताकि पैसा थोड़ा अच्छा ग्रो करे, ओवरऑल रिस्क भी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से ये चीज थोड़ी सी बेटर रहती है। मैंने कोई सजेशन नहीं दिया, बस मैंने आपको ये चीज समझाई कि आप किस तरीके से जो है काम कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज सपोर्ट किया करो यार, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और ये सब कुछ था। बाकी अगर आपके फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, ठीक है। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वीडियो क्वालिटी को, या किन किन नए टॉपिक्स पे हमें वीडियो और बनाने चाहिए, वो भी आप सुझाव जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, उससे फिर क्वालिटी और एनहांस होती है, ठीक है। इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।